दोस्तों, आप सभी का लॉ सीखो के दैनिक समाचार विश्लेषण में। चलिए आज के आर्टिकल्स देखते हैं। आज का जो हमारा पहला आर्टिकल है ये बात करता है कि हमारी न्यायपालिका में जो लंबित मामले हैं उसके चलते हुए हमारी न्याय व्यवस्था पूरी हिली हुई है। तो क्या हम वो कदम उठा सकते हैं? क्या छोटे छोटे और जो कुछ बड़े बदलाव है वो हम क्या कर सकते हैं जिससे हमारे देश की जो जुडिशरी है, जो न्यायपालिका है, उसमें सुधार आए। उसके बाद में आज का जो दूसरा आर्टिकल है ये बात करता है कि यूएन का वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट आया है जिसमें भारत 139 स्थान पर आया है, 139वें स्थान पर आया है आउट ऑफ 149 कंट्रीज। 149 कंट्री में से मतलब हम बॉटम 11 में आए हैं। तो लॉ का क्या इस संबंध में रोल आता है? न्याय व्यवस्था का हैप्पीनेस में क्या इन्वॉल्वमेंट रहता है? किस प्रकार से ये देश की हैप्पीनेस को प्रभाव डालती है उस पर, उस बारे में हम इस आर्टिकल में बात करेंगे। उसके बाद में अगला जो हमारा अंतिम आर्टिकल है आज का, ये एंटी डिफेक्शन लॉ के संबंध में है कि एंटी डिफेक्शन लॉ उस स्थिति में किस प्रकार से काम करेगा जब इंडिपेंडेंट लेजिस्लेटर कोई पार्टी ज्वाइन करता है। तो इसी आर्टिकल में हम एक विस्तृत चर्चा करेंगे। हाल ही में एक इंसिडेंट हुआ है, एक इंडिपेंडेंट लेजिस्लेटर ने एक पार्टी ज्वाइन करने की बात की गई है, तो किस प्रकार से प्रभाव पड़ेगा वो हम जानेंगे। तो चलिए मैं आगे बढ़ूं उससे पहले मैं अपना परिचय करवाना चाहूंगा। मैं खुशवंत पवार। आप चाहे तो मुझसे ट्विटर और लिंक्डइन पर जुड़ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको उसकी जानकारी मिल जाएगी। अब आते हैं हमारे एमसीक्यू की ओर। वो ये है कि पीएम कुसुम स्कीम निम्न में से किससे संबंधित है? आपको ऑप्शन ए है एलपीजी कनेक्शन के संबंध में, ऑप्शन बी है सोलर ग्रिड्स के संबंध में, ऑप्शन सी है एमएसएमई के संबंध में, या ऑप्शन डी इनमें से कोई भी नहीं। जो भी आपको उत्तर हो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। अब आते हैं वर्णनात्मक प्रश्न की ओर। वो ये है कि एंटी डिफेक्शन लॉ दल बदल कानून क्या है, इसकी खामियां और इसकी खूबियों पर एक विस्तृत चर्चा कीजिए। तो आपका उत्तर 250 शब्दों में लिख सकते हैं। तो चलिए हमारे पहले आर्टिकल की ओर आते हैं कि भारत की जो न्यायपालिका है उसको किस प्रकार से सुधारा जा सकता है। कर्नाटक स्टेट बार काउंसिल का एक फंक्शन था। उस फंक्शन में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एनवी रमन्ना जी को एज अ गेस्ट बुलाया था और इसी में बात करते हुए, इसी इवेंट में बात करते हुए उन्होंने बताया कि भारत की जो जुडिशरी न्याय व्यवस्था की हालत कितनी खराब है। उसके दो मुख्य कारण है। क्या है वो हम जान लेते। जो पहला मुख्य कारण है वो ये है कि वैकेंसीज बहुत है हमारी जुडिशियल सिस्टम में, हमारी न्यायिक व्यवस्था में इतनी वैकेंसीज होने के कारण ये हमारे जो व्यवस्था है उस पर प्रभाव पड़ता है, क्योंकि यहाँ पर पेंडिंग लंबे जो मामले हैं वो काफी बढ़ रहे हैं। तो अगर हम देखें अभी की स्थिति में तो हमारे देश में अगर जो भी लंबित मामले हैं, पेंडेंसी रेट है, उसको हम कम कर सकते हैं, उसको हम स्लो कर सकते हैं, नगण्य तक भी ला सकते हैं। लेकिन उसके लिए जरूरी है कि 20% जजेस जो है इनकी संख्या में इंक्रीज लाया जाए। मतलब आज जो जजेस की संख्या है अगर उसमें 20% की बढ़ोतरी करते हैं तो काफी हद तक जो हमारे लंबित मामलों की संख्या है वो कम हो सकती है। उसके अलावा जो हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, हायर जुडिशरी है, इसमें जुडिशियल अपॉइंटमेंट तो हम अगर सही मायने में देखें तो जुडिशरी ही करती है। फाइनल अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट द्वारा होता है, लेकिन वो एड एंड एडवाइस पर ही होता है, जिस प्रकार से जुडिशरी या कोलिजियम एडवाइस करता है। उसके अलावा जो हमारी लोअर जुडिशरी है वहां पर जो अपॉइंटमेंट है वो स्टेट गवर्नमेंट और स्टेट का हाईकोर्ट दोनों मिलकर करते हैं। तो यहाँ पर एक चीज ये देखने को मिलती है कि अकाउंटेबिलिटी किसी का भी इस चीज की नहीं डली हुई है कि जुडिशियल वैकेंसी जो है वो क्रिएट ना हो, जिसके चलते हमारी न्याय व्यवस्था प्रभावित होती है। तो उसी की बात की गई है इस आर्टिकल में कि हमारे सिस्टम को और अकाउंटेबल और जवाबदेह बनने की आवश्यकता है। अब बात यह है कि अगर वैकेंसीज हम बराबर भरेंगे, स्ट्रेंथ बराबर रखेंगे, तो जरूरत पड़ेगी कि नंबर ऑफ कोर्ट जो है वो बढ़ाने की आवश्यकता पड़ सकती है। नंबर ऑफ कोर्ट बढ़ाने की आवश्यकता पड़ सकती है। यहाँ पे एक रफ फिगर दिया गया कि करीब हमको 5000 और कोर्ट्स की आवश्यकता हो सकती है। तो इसका एक सॉल्यूशन दिया गया है, हम क्यों ना हमारे कोर्ट्स को डबल शिफ्ट में लगा सकते हैं। डबल शिफ्ट में लगाने से ये होगा कि हमें इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने की जरूरत नहीं होगी और आसानी से जो मामले हैं वो जल्दी निपट जाएंगे। उसके अलावा दूसरी बात की गई है कि जिस प्रकार से हमारी जुडिशरी स्लगिश हो गई है, लंबित मामलों से भर चुकी है, इसको दूसरे तरीके से किस प्रकार से सॉल्व किया जा सकता है। तो दूसरा तरीका है कि हम हमारी प्रौद्योगिकी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें। तो यहाँ पे 3 रिकमेंडेशन किए गए हैं कि किस प्रकार से हम टेक्नोलॉजी का यूज कर सकते हैं
खासकर सुप्रीम कोर्ट की ई कमेटी जो है, इन्होंने भी कुछ सुझाव दिए हैं। तो उन सारे सुझावों को हम यहाँ पे 3 बिंदु में चर्चा करते हैं। सबसे पहले कंप्यूटर एल्गोरिथम पे हमको हमारे केस का लिस्टिंग, केस का एलोकेशन और एडजस्टमेंट्स तय करना चाहिए, क्योंकि हमारे देश में बहुत सारी बात ऐसा चलता है कि यहाँ पर बहुत से ऐसे मामले रहते हैं जो सालों तक बोर्ड पर ही नहीं आ पाते हैं। तो कहीं ना कहीं इसमें करप्शन का भी चीज आ जाती है। ह्यूमन इंटरफेरेंस हटा के हम इसमें कंप्यूटर या टेक्नोलॉजी की भूमिका बढ़ा सकते हैं, जिसके चलते हुए ऐसी स्थिति देखने को ना मिलेगी। उसके अलावा ई फाइलिंग का जो सिस्टम है, अभी अगर हम देखें तो सुप्रीम कोर्ट अभी जाकर कुछ समय पहले ही कंप्लीट रूप से यहाँ पर ई फाइलिंग के रूप में तैयार हुआ है। कई हाई कोर्ट ऐसे है जहां पे अभी भी ई फाइलिंग की व्यवस्था नहीं है। कुछ हाई कोर्ट में ई फाइलिंग की व्यवस्था कुछ मामलों के लिए है, कुछ मामलों के लिए नहीं है। तो जरूरत है कि हमारे जो कोर्ट है, हमारे सारे कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट से लेकर निचली अदालत तक सब में ई फाइलिंग की व्यवस्था जल्द से जल्द आनी चाहिए। उसके अलावा कोर्ट्स में जिस प्रकार से मामले लंबित है, उससे निपटने के लिए एक और तरीका ये हम कर सकते हैं कि जो हमारा अभी कोविड के टाइम पे हमने देखा कि वर्चुअल हियरिंग भी होने लगी। उससे पहले किसी ने सोचा नहीं था कि वर्चुअल हियरिंग भी हो पाएंगी। जब हमने ये एक माध्यम से जस्टिस डिलीवर हम कर चुके हैं, तो जरूरत है कि इसको कंटिन्यू रखे और यहाँ पर एक ऐसे मोड पर आए, एक हाइब्रिड मोड पर आए जहाँ पे वर्चुअल और फिजिकल हियरिंग दोनों ही हो। तो अगर हम भारत में अगर देखें तो ये कुछ छोटे मोटे अगर हम बदलाव करें तो यहाँ पर हमारी जुडिशरी टॉप 10 लीगल सिस्टम्स में आ सकता है। इससे अच्छा प्रभाव ये पड़ेगा कि बाहर से जो इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट हमारे यहाँ पे आता है, उसको भी एक प्रोत्साहन मिलेंगी कि हम ऐसे देश में आ रहे हैं जहाँ की न्याय व्यवस्था बहुत अच्छी है। और दूसरा, जो सिटीजन्स के राइट्स का हनन होता है, जो फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार जो है नागरिकों के, उनके जो प्रभावित होते हैं, वो भी उन्हें प्रॉपर रूप से, वो भी उनको न्याय युक्त रूप से मिल पाएंगे। तो यहाँ पर एक और बात ये देखने को बढ़ती है, जो हमारी स्लगिश जुडिशरी है, जो हमारी काफी धीमी जुडिशरी मानी जाती है, इसमें ऐसा माना जाता है कि जो रिच और पावरफुल है वो आराम से उनके केस जल्दी भी चला सकते हैं और अगर उन्हें चाहे तो डिले भी करवा सकते हैं। ये काफी हद तक सही बात हम कह सकते हैं, क्योंकि अगर आप रिच और पावरफुल है तो आप लॉयर्स वैसे हायर कर सकते हैं, आप सिस्टम को भी इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। इसके कुछ उदाहरण देखने को मिलते हैं। ये जरूरी नहीं कि बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन एक बड़े तौर से हमें ये देखने को मिल सकता है। उसके अलावा अगर हम भारत में देखें तो करीब 40% मामले जो है उनको सॉल्व होने में 3 साल या उससे अधिक लग जाता है। वही विदेशों में देखें तो केवल 1% मामले ही 3 साल के ऊपर जाते हैं। उसके अलावा जैसे मैंने बताया कि जस्टिस डिलीवरी सिस्टम में करप्शन और क्राइम, ये इसे डायरेक्टली हमारे जस्टिस डिलीवरी सिस्टम को अफेक्ट करता है, जिससे पुअर और जो मार्जिनलाइज्ड है, जो समाज का निचला तबका है, वो प्रभावित होता है। उसके अलावा अगर हम देखें तो हमारे देश में 70% जो प्रिजनर्स हैं ये अंडर ट्रायल है, इन पर मुकदमा चल रहा है और इन अंडर ट्रायल्स में भी पुअर सिटीजन जो कि निचले तबके से आते हैं वो ज्यादा है। तो यहाँ पर ये भी हमें देखने को मिलता है कि किस तरीके से यहाँ पर जो निचला तबका है, जो कि अफोर्ड नहीं कर सकता, जो फाइनेंशियली इतना संपन्न नहीं है, उन्हें एक्स्ट्रा यहाँ पर सफर करना पड़ता है। चलिए दूसरे आर्टिकल की ओर बढ़ते हैं। दूसरा आर्टिकल जो है ये यूएन वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट के बारे में है। यूएन वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में भारत 139 स्थान पर आया आउट ऑफ 149 कंट्रीज, जो कि एक चिंता का विषय है। अब यहाँ पे इस आर्टिकल में बताया गया है कि लॉ, गवर्नेंस और हैप्पीनेस, ये तीनों ही चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई है। हैप्पीनेस को प्रभाव करने के लिए लॉ और गवर्नेंस की बहुत बड़ी भूमिका आती है। तो यहाँ पर बात की गई है कि हम किस प्रकार से एक चीज ये देख सकते हैं कि इस प्रकार से जो हैप्पीनेस है, जिसमें बताया गया इस आर्टिकल में कि लॉ और गवर्नेंस से अफेक्ट करता है, तो किस प्रकार से अफेक्ट करता है। उदाहरण के रूप में अगर हम देखें या फैक्ट के रूप में भी अगर हम देखें तो वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट जो आई है यूएन की, इसमें देखने को मिला है कि जिस कंट्री में क्राइम रेट कम है वो कंट्रीज ज्यादा हैप्पी है, और जिस कंट्रीज में क्राइम रेट ज्यादा है वहां वो कंट्री उतनी कम खुश है, उतनी कम हैप्पीनेस इंडेक्स में उतने निचले पायदान पे है। तो भारत में क्राइम रेट अगर हम देखें तो ये एक बहुत बड़ा कारण है कि हम नीचे से 11वें पायदान पे हैप्पीनेस रिपोर्ट में माफ कीजिएगा। उसके अलावा अगर हम देखें तो रूल ऑफ लॉ का भी महत्वपूर्ण भूमिका आती है। रूल ऑफ लॉ इंडेक्स और हैप्पीनेस इंडेक्स से डायरेक्टली कनेक्टेड माने गए हैं। जहां जिस देश में जितना अच्छा
उस देश ने रूल ऑफ इंडेक्स में हायर स्कोर किया है, हैप्पीनेस इंडेक्स में भी उसका रैंक उसी प्रकार से हाई है। उसके अलावा हैप्पीनेस वॉज ऑल्सो डिटर्न बाय सर्टन सोशल डेमोग्राफिक फैक्टर, कि हैप्पीनेस जो है ये बहुत सारे सोशल डेमोग्राफिक फैक्टर्स जो है उससे भी अफेक्ट होता है, जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा, क्राइम रेट, क्रिमिनल विक्टिमाइजेशन, फियर ऑफ क्राइम और सोशो इकोनॉमिक बैलेंस। ये कुछ ऐसे मापदंड है जिससे कि हैप्पीनेस जो इंडेक्स है ये बड़े रूप से प्रभावित होता है। उदाहरण कुछ दिए गए हैं कि जैसे यूएई है, तो इन्होंने हैप्पीनेस का महत्व जानते हुए मिनिस्ट्री ऑफ हैप्पीनेस स्थापित की गई है। वर्ल्ड में ये पहली कंट्री बन गई है जिन्होंने एक ऐसा हैप्पीनेस मिनिस्ट्री स्टार्ट किया है। भूटान की अगर हम बात करें तो भूटान में कई बार आपको सुनने को मिलता है कि भूटान में ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट नहीं, ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस जो है ये देखी जाती है और इससे ही गुड गवर्नेंस यहाँ की मेजर की जाती है। तो यहाँ पर अगर हम कुछ महत्वपूर्ण चीजें देखें कि कोविड के दौर में सोशल डिस्टेंसिंग जो है, जो ह्यूमन टू ह्यूमन इंटरेक्शन है ये कम हो, इसके चलते हुए भी कहीं ना कहीं जो एक कारण है हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत का स्थान काफी हद तक गिरा है। उसके अलावा द पब्लिक पॉलिसी गवर्नेंस हैज नेवर टेकन हैप्पीनेस टू बी वन ऑफ गोल ऑफ इट्स एक्शन। तो भारत में जो पब्लिक गवर्नेंस पॉलिसी है, जो पब्लिक पॉलिसी गवर्नेंस है, इसमें हैप्पीनेस को कभी इतना महत्व नहीं दिया गया। इसके चलते भी हमारी रैंकिंग इतनी प्रभावित हुई है। तो जरूरत है कि हम इस फैक्टर को भी, इस कारक को भी महत्वपूर्ण स्थान दें। उसके अलावा अगर हम देखें, द लॉ इज केपेबल टू क्रिएट मैनी पॉजिटिव ऑब्लिगेशन। लॉ जो है वो ये बहुत सारे पॉजिटिव ऑब्लिगेशन क्रिएट कर सकता है, बट हम इसे केवल रिट्रीब्यूटिव माध्यम से ही ना देखें कि अगर किसी ने क्राइम किया तो हम इसे सजा दे, इस रूप से ही नहीं देखें। सोसाइटी में कुछ डिटरेंस होना जरूरी है जो कि लॉ पैदा करता है। कुछ क्राइम्स का प्रिवेंशन होने में भी लॉ मदद करता है। लोगों को डर रहता है कि हाँ अगर हमने ऐसा करा तो ऐसा हो सकता है, इससे लोग क्राइम नहीं करते हैं, तो एक डरते भी है और इससे प्रिवेंट भी होते हैं। तो जरूरी है हमारे देश का लॉ जो है वो इस स्थान पे हो। उसके साथ में जो हमारी न्यायिक व्यवस्था है वहां पे लोगों में ये सेंस रहे कि आइडिया ऑफ जस्टिस बना रहे, जो सेंस ऑफ जस्टिस की हाँ कोर्ट में हम जाते हैं तो हमारे पास में कोई ऐसा रास्ता है जहां हमें इंसाफ मिल सकता है, या हम अगर कुछ गलत करते हैं तो एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो हमें सजा भी दे सकता है। तो ये एक महत्वपूर्ण चीज है जिससे बताया गया है कि लॉ और गवर्नेंस जो है इनका बहुत बड़ी भूमिका रहती है हैप्पीनेस में। चलिए अगले आर्टिकल की ओर आते हैं। अगला आर्टिकल एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में है, दल बदल कानून के बारे में है। तो हाल ही में कल की अगर आपने न्यूज देखी होंगी तो दो बड़े चेहरे जो है वो कांग्रेस से जुड़े। इनमें से एक नाम कन्हैया कुमार का है जो कि सीपीआई में थे, इन्होंने सीधे कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर ली। उनके अलावा जिग्नेश मेवानी जो कि बड़गांव को रिप्रेजेंट करते हैं, बड़गांव गुजरात की एक कॉन्स्टिट्यूंसी है, विधानसभा की कॉन्स्टिट्यूंसी, उसको रिप्रेजेंट करते हैं जिग्नेश मेवानी। ये इंडिपेंडेंट एमएलए है। इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा कि मैं कांग्रेस को इन स्पिरिट ज्वाइन करता हूं, कांग्रेस को डायरेक्टली नहीं ज्वाइन कर सकता हूं क्योंकि यहाँ पे डिस्क्वालिफिकेशन उन्हें देखने को मिलेगा। तो इसके चलते हुए इन स्पिरिट उन्हें सीधे सदस्यता नहीं रही, लेकिन उन्होंने कांग्रेस इन स्पिरिट ज्वाइन की। तो हमारे देश में दल बदल कानून के संबंध में जो हमारी अनुसूची 10 है ये बताती है, 10th शेड्यूल ये बताता है। तो यहाँ पर इंडिपेंडेंट एमएलए जब कोई पार्टी ज्वाइन करेंगे इसके संबंध में भी बताया गया है। यहां पर अगर हम देखें तो 1969 से लेकर 1978 तक जो हमारे पास में कानून था उसमें कहीं पे भी ये नहीं कहा गया था कि इंडिपेंडेंट एमएलए अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करते तो उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। तो 78 तक ये स्थिति बिल्कुल इस पर कुछ भी हमारे पास में लॉ नहीं रहता है। 1985 में हमारे पास में कानून में बदलाव आता है, दल बदल एंटी डिफेक्शन लॉ में अमेंडमेंट होता है और वो कहता है, ये नया अमेंडमेंट जो 1985 में आया ये कहता है कि अगर कोई इंडिपेंडेंट मेंबर कोई पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करता है तो उसकी सदस्यता चली जाएगी, वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। इसमें एक और बड़ा बदलाव किया गया और कहा गया कि जो नॉमिनेटेड मेंबर है, मतलब जो नामांकित सदस्य है, जैसे राज्यसभा में होते हैं, कई विधानसभा और विधान परिषद में होते हैं, ये अपने नामांकन, उनको जब नामांकित किया गया है, सदन में भेजा गया है, उनके सदन ज्वाइन करने से 6 महीने के अंतराल में अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करते हैं तो उनको ये परमिटेड है, पर 6 माह के बाद में अगर वो कोई पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करते हैं तो उन्हें भी डिस्क्वालीफाई माना जाएगा। तो यहाँ पर जिग्नेश मेवानी के केस में अगर हम देखें तो वो अगर सीधे कांग्रेस की सदस्यता ले लेते तो उनको अपनी विधानसभा की सदस्यता से, अपने एमएलए की पोजीशन से डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता। डिस्क्वालिफिकेशन के संबंध में बात करें तो क्या हुआ कि उन्होंने इलेक्शन 2022 में गुजरात की अगर हम देखें
तो उसके बावजूद भी उन्होंने डिस्क्वालिफिकेशन कोई चूज कर सकता था, क्योंकि ये अपने आप में प्रक्रिया है लंबी डिस्क्वालीफाई करने की भी। लेकिन हमारे देश में एक दिलचस्प बात ये देखने को मिलती है कि पॉलिटिकलाइजेशन, राजनीतिकरण चीजों का काफी ज्यादा हो गया है। जिग्नेश मेवानी ने अगर यहाँ पर अगर वो कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करते गुजरात में, तो प्रभाव ये पड़ सकता था कि विधानसभा में मेजॉरिटी है बीजेपी की और जो स्पीकर है वो भी बीजेपी से ही आते हैं, तो हो सकता था काफी जल्दी इनको डिस्क्वालिफिकेशन देखने को मिलता। एक और उदाहरण इस आर्टिकल में दिया गया है मुकुल रॉय का। मुकुल रॉय तमिलनाडु, वो वेस्ट बंगाल के इलेक्शंस होने के, पश्चिम बंगाल के इलेक्शंस होने के पहले टीएमसी से, तृणमूल कांग्रेस से बीजेपी में गए थे। उसके बाद में चुनाव हुए, चुनाव का रिजल्ट आया, टीएमसी की वापस गवर्नमेंट बनी, तृणमूल वापस सरकार में आई। तृणमूल वापस सरकार में आई और उसके बाद में मुकुल रॉय जो पहले टीएमसी फिर बीजेपी, वो वापस से टीएमसी में आ गए। लेकिन ये एमएलए चुने गए थे बीजेपी की तरफ से। फिर बात आती है डिस्क्वालिफिकेशन की। तो अब चूंकि टीएमसी की ही गवर्नमेंट है वेस्ट बंगाल में, स्पीकर भी उन्हीं का है, तो यहां पर डिस्क्वालिफिकेशन 17 जून से जो एक प्रश्न उठाया गया है वो अभी तक रिजॉल्व नहीं हुआ है और ये मामला जा चुका है सुप्रीम कोर्ट में। तो यहाँ पर ये कुछ ऐसी बातें हैं जो कि हमें देखने को मिलता है स्पीकर्स के बायस से, कि स्पीकर्स पार्टी अपनी नहीं छोड़ते हैं, जिसके कारण जो रूलिंग पार्टी होती है उनसे ही स्पीकर आते हैं, और ये एक भेदभाव चीज देखने को मिलती है जो कि लोकतंत्र के लिए वैसे सही नहीं है बिल्कुल भी। लेकिन क्या कर सकते हैं, राजनीतिकरण इस चीज का हो चुका है। तो मोटी मोटी ये बात इस आर्टिकल में कही गई है। तो इस आर्टिकल में एक जो छोटा सा पॉइंट आता है वो यही है कि जब इंडिपेंडेंट लेजिस्लेटर कोई पार्टी ज्वाइन करे तो क्या इसका प्रभाव होगा, तो सीधा इसका उत्तर है कि वो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। और कभी नॉमिनेटेड मेंबर ऐसा करते हैं तो उन्हें चांस मिलता है कि नॉमिनेशन के 6 महीने तक वो पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं, और अगर उसके बाद में ये ज्वाइन करते हैं तो उन्हें डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है। तो चलिए, आप सभी का धन्यवाद। डेली न्यूज़पेपर एनालिसिस की पॉडकास्ट स्पॉटिफाई पे हमारे 1000 से ज्यादा फॉलोवर्स हो चुके हैं। आप सबके सहयोग के लिए आप सबका धन्यवाद। स्पॉटिफाई पर ये आंकड़ा टच किया गया है। उसके अलावा गूगल पॉडकास्ट, एप्पल पॉडकास्ट और एंकर, अगर आप इन्हें यूज करते हैं तो आप हमसे यहाँ पर भी जुड़ सकते हैं। डेली न्यूज़पेपर एनालिसिस पॉडकास्ट बाय लॉसी को सर्च करके आप हमसे जुड़ सकते हैं। उसके अलावा आपको बोलूंगा कि अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो जरूर इसे लाइक कीजिए, अपना फीडबैक शेयर कीजिए। अगर आपका कोई सुझाव हो तो जरूर मेंशन कीजिएगा। और ये वीडियो अगर अच्छा लगता हो तो हमारी मेहनत हम करते हैं, इसका हमें तभी पता चलता है तब आप इस पर रिएक्शन देते हैं, आप इसको लाइक करते हैं, अपने दोस्तों का शेयर करते हैं, तो ये हमारे लिए भी काफी अच्छा प्रोत्साहन होता है। तो आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। उसके अलावा आप हमसे टेलीग्राम और इंस्टाग्राम के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप लॉसिको की वेबसाइट www.lawsico.com विजिट कर ही सकते हैं। मुझे सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू। स्टे ट्यून्ड टू लॉसिको।